हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं शरद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं विजन आईएएस की मंथली मैगजीन, जो कि अगस्त 2023 की मंथली मैगजीन है और जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पॉलिटी के पूरे सेगमेंट को कवर किया था। इस बार के पॉलिटी सेगमेंट जो आए थे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। वहां से यूपीएससी 2024 में एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा, ऐसा मेरा अनुभव है और नॉलेज के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो प्लीज पॉलिटी वाले सेक्शन को जरूर देख लेना, हो सके तो उसके बुलेटिन नोट्स भी आप लोग बना लीजिएगा। और विजन आईएएस के नोट्स कैसे बनाने हैं उसके लिए लिंक जो है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया मैंने। वहां पे आप देख सकते हो विजन आईएएस शॉर्ट नोट्स, उस पर क्लिक करोगे तो वहां पे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाते हैं और वो तरीका सही रहेगा। और साथ ही साथ इंटरनेशनल रिलेशन में भी हम लोगों ने कवर कर लिया है टॉपिक को, और आज हम उसकी सेकंड क्लास करेंगे जिसके अंतर्गत ये पूरा का पूरा इंटरनेशनल रिलेशन खत्म हो जाएगा। और कल से हम लोग शुरू करेंगे इकोनॉमिक्स, और इस बार जुलाई की तरह पूरे के पूरे सभी सेगमेंट को कवर किया जाएगा इस बार भी मैगजीन में। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे बहुत सारी पीडीएफ, टेस्ट सीरीज और क्लास अपडेट, आप लोगों से डिस्कशन जो भी होता है वो सारी चीज़ वहाँ पे मैं देखता हूँ, वहाँ पे आपसे क्वेरी करता हूँ, बात करता हूँ। तो बेहतर रहेगा आपके लिए कि आप उसे ज्वाइन कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हमने लास्ट क्लास में अर्थात कल की क्लास में अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत हम लोगों ने स्टडी किया था भारत और ग्रीस का संबंध, जो कि 40 दशकों में यानी 40 साल में पहली बार था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ग्रीस गए। और ग्रीस भूमध्य सागर की सीमा से बाउंड्री शेयर करता है। ग्रीस से मुंबई के लिए एक पोर्ट तैयार किया जा रहा है, रूट, जिसके अंतर्गत सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों को भी शामिल किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। और वहीं द्वितीय सम्मान जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान था, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, ये सभी कुछ दिया गया जो कि ग्रीस और भारत के संबंधों को गहराई से आगे बढ़ाएगा। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था, आपका नेक्स्ट टॉपिक था ब्रिक्स, जिसके बारे में देखा कि साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 15वीं जो है कि ब्रिक्स समिट हुई, जो कि कोविड के बाद पहली बार था कि वहाँ पे इंडिविजुअल लोग पहुँचे, व्यक्तिगत रूप से वहाँ पहुँचे और सभी लोग एक दूसरे से मिलके ब्रिक्स की समिट को इन्होंने होल्ड किया। और उसकी थीम वगैरह थी, फिर उसमें ब्रिक्स का विस्तार किया गया जिसमें मिस्र, यूथोपिया और ईरान, सऊदी अरब ऐसे देश भी अब इसमें शामिल हो रहे हैं, और अफ्रीकी यूनियन के भी लोग इसमें आमंत्रित थे। तो ये सभी चीज़ें हमने कल की क्लास में डिस्कस कर ली है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो कल की क्लास जरूर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग थी, बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में। और मालाबार के बारे में भी पढ़ा था कि जो मालाबार नौसैन्य अभ्यास होता है वो पहली बार था कि हिंद महासागर के क्षेत्र से निकल के प्रशांत महासागर यानी ऑस्ट्रेलिया के सिडनी वाले तट पर जाके इसने आयोजित किया, जिसमें जापान होता है, आपका ऑस्ट्रेलिया होता है और भारत होता है, यूएसए होता है, जो कि क्वाड वाले ही देश होते हैं। इन्हीं के बीच में ये मालाबार नौसैनिक अभ्यास होता है। लेकिन ये नौसैनिक अभ्यास केवल नौसैनिक अभ्यास ही नहीं था, बल्कि भारत की सामरिक और समुद्री सुरक्षा के लिए भी एक बहुत बड़ा साधन है। तो इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा ग्लोबल वैल्यू चेन, जैसे वैश्विक मूल्य श्रृंखला है, यानी जो फूड चेन जैसे होती है और सप्लाई चेन होती है, उसी तरीके से एक ग्लोबल वैल्यू श्रृंखला भी होती है, ग्लोबल वैल्यू चेन। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि एक लॉन्ग टॉपिक होगा, और फिर बचे हुए जो 4 से 5 शॉर्ट टॉपिक होंगे उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, G20 की अध्यक्षता हुई थी किसके यहाँ? भारत में हुई थी। मीटिंग्स कब हुई थी? सितंबर में शिखर सम्मेलन हुआ था। तो ये आपको बताना है कि सितंबर में दिल्ली में जब आयोजित किया गया, जिस दिन दिल्ली को बंद भी रखा गया, कौन से वो 2 दिन थे जब G20 की समिट हुई थी, शिखर सम्मेलन? ये चीज पहला प्रश्न है आपके लिए। दूसरा, हालांकि पूरे अक्रॉस इंडिया 200 मीटिंग्स हुई थी, 200 कॉन्फ्रेंसेस हुई थी G20 की, बट यूपी में, मैंने ये पिछली बार आपको बता दिया था कि ये प्रश्न आना तय था, मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर भी कर रखा था, आप चाहे तो देख सकते हैं कम्युनिटी पोस्ट पे जाके उसकी डेट को, और एग्जाम आपका 14 मई को हुआ था। मैंने पहले ही कहा था कि यूपी में G20 कितने जिलों में हो रहा है, यानी 4 शहरों में हो रहा है, और उन 4 शहरों के नाम आपको बताने हैं, क्योंकि अभी सितंबर तक ये चीज़ लेटेस्ट रही है, करंट में रही है, तो हो सकता है आपके यूपी आरओ एआरओ के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। पीसीएस में पूछा गया है तो वहां से रिपीट हो सकता है प्रश्न, तो ध्यान देना इस चीज को। तो देखते हैं G20 की क्या बात थी इसमें। तो G20 की अध्यक्षता में जो व्यापार और निवेश मंत्री थे G20 देशों के, इन्होंने वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं की पहचान करने पर सहमति व्यक्त की, और साथ ही साथ G20 जेनेरिक फ्रेमवर्क फॉर मैपिंग GVC को अपनाया। मतलब ये कहते हैं जितने भी व्यापारिक और निवेश मंत्री थे G20 देशों के, उन्होंने कहा ठीक है, अब हम ग्लोबल वैल्यू चेन को पहचान करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी वैल्यू चेन है जो ग्लोबल स्तर पे एक दूसरे देशों को क्या करती है, सहयोग प्रदान करती है।
जैसे आयात निर्यात की बात करें तो बहुत सारे ऐसे सामान हैं, बहुत सारे ऐसे वस्तुएं हैं जो हम आयात करते हैं और निर्यात करते हैं, यानी ये ग्लोबल वैल्यू का पार्ट हो जाएंगे। सर्विसेज को अगर हम देखें तो बहुत सारी सर्विसेज जो होती है हम दूसरे देश में जाके देते हैं, दूसरे देश से हम लेते भी हैं, तो वो भी ग्लोबल वैल्यू चेन के पार्ट होंगे। साथ ही साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बाद जो हम डॉलर का खरीदते बेचते हैं, शेयर मार्केट की बात करते हैं, एफपीआई और एफडीआई की बात करते हैं, तो ये सभी ग्लोबल वैल्यू चेन में आती है। और यूएन पीस कीपिंग के अंतर्गत जो मिशन किए जाते हैं, जहां पे शांति स्थापित करने की बात होती है, तो ये सभी ग्लोबल वैल्यू चेन में आते हैं। तो देखा जाएगा कि कौन कौन सी और चेन ऐसी है जिसको हम मजबूत करेंगे, जिसके लिए हम एक जेनरिक फ्रेमवर्क अपनाएंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, टॉपिक समझ में आ गया। तो चलिए जीवीसी की बात करते हैं कि अब जीवीसी क्या है। तो जीवीसी जो ग्रॉस मतलब ग्लोबल वैल्यू चेन है, मतलब कि एक जटिल उत्पादन नेटवर्क इसमें शामिल होता है, जो कि लागत अनुकूलन और उत्पादन क्षमता प्राप्त करने के लिए कई फर्मों और देशों में विस्तृत होते हैं। मतलब बहुत सारे अलग अलग कंपनी के रूप में होते हैं, अलग अलग कंट्रीज में होते हैं, और ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से अलग होते हैं। क्यों अलग होते हैं? क्योंकि मान लो मैं यूएसए से व्यापार कर रहा हूँ, मैं चाइना से व्यापार करूं, मैं रसिया से व्यापार करूं, मैं पाकिस्तान से व्यापार करूं, तो ये व्यापार कैसा होगा? द्विपक्षीय व्यापार होगा। एक पक्ष भारत, दूसरा पक्ष यूएसए, या दूसरा पक्ष पाकिस्तान, या दूसरा पक्ष चाइना, या दूसरा पक्ष इजराइल, या दूसरा पक्ष फ्रांस, कोई भी हो सकता है। तो ये जो होता है ना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का हिस्सा होता है, जिसमें केवल दो देश शामिल होते हैं, एक निर्यातक और एक आयातक होते हैं। परंतु जो ग्लोबल वैल्यू चेन होती है, ये क्या होती है? कई देशों की सीमाओं पर आधारित होती है, अर्थात इसमें कई सारे देशों में एक साथ व्यापार होता है, एक साथ मंच साझा होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, क्षेत्रीय संगठन होते हैं, जैसे ब्रिक्स, सार्क, बिम्स्टेक, नाटो, आसियान और एससीओ, ये सब क्या है? ये सब कहीं ना कहीं जीवीसी के ही कॉन्सेप्ट पे आधारित है, क्योंकि इसमें मल्टीलेटरल जो है कि ट्रेडिंग की बात होती है, मल्टीलेटरल व्यापार होता है बहुपक्षीय स्तर पे, कई सारे देशों के साथ हम व्यापार करने की बात कर रहे होते हैं। और अगर हम बात करें तो इसके तहत देश बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज में शामिल होकर जीवीसी में भाग ले सकते हैं। अब पहली बात समझनी है आपको कि बैकवर्ड लिंकेज क्या होती है, फॉरवर्ड लिंकेज क्या होती है। हालांकि ये चीज़ मैंने इकोनॉमिक्स में भी आपको बताया है, जब जब करंट अफेयर्स में आया है, तो इकोनॉमिक्स में मैंने बताया कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड क्या होता है। एक होता है सप्लाई करने वाले व्यक्ति, जहां तक सप्लाई पहुंचती है, जिसे हम ग्राहक कहते हैं, और एक होता है प्रोडक्शन करने वाली फर्म या कंपनी, जिसे हम लोग फर्म या कंपनी कहते हैं। तो इसमें एक बैकवर्ड होता है और एक फॉरवर्ड होता है। तो समझते हैं, जब कोई देश घरेलू उत्पादन के लिए दूसरे देश से प्राप्त इनपुट का उपयोग करता है तो बैकवर्ड भागीदारी होती है, और जब कोई देश इनपुट की आपूर्ति करता है और जिसका उपयोग दूसरे देश में उत्पादन के लिए किया जाता है तो फॉरवर्ड हो गया। मीन्स अगर आप किसी की सहायता कर रहे हो, आप किसी की हेल्प कर रहे हो, तो आगे बढ़ के हेल्प कर रहे हो, यानी फॉरवर्ड फेम में कर रहे हो। तो उसी तरीके से जब कोई देश हमें इनपुट की आपूर्ति करता है, इट मीन्स कि रॉ मटेरियल की जब हम आपूर्ति करता है, अब जैसे मान लो मैं कहूं कि मैं स्टील उत्पादक हमारा देश है, दूसरे नंबर पे आता है चाइना के बाद, और हम स्टील का सप्लाई कर रहे हैं, जापान को कर रहे हैं, अमेरिका को कर रहे हैं, इजराइल को कर रहे हैं कि ठीक है भाई, आप अपनी स्टील की इंडस्ट्री चलाना चाहते हो तो हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल ले लो स्टील के तौर पे। तो हम क्या हो गए? फॉरवर्ड हो गए कि नहीं? क्योंकि हमने उनकी सहायता की, हमने उनको सप्लाई किया है। और बैकवर्ड कौन होता है? जो प्रोडक्शन करता है, जो प्रोडक्शन करने वाला देश होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्शन करने वाला देश बैकवर्ड हो जाएगा, और फॉरवर्ड कौन होगा? जो सप्लाई करता है। भाई जब तक हम रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं करेंगे तब तक अगला देश प्रोडक्शन कहाँ से करेगा? तो इसीलिए सप्लाई करने वाले क्या हो जाते हैं? फॉरवर्ड हो जाते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों। और आगे देख लेते हैं इसमें कि जीवीसी का जो वर्तमान वितरण है वो कैसा है। तो यूरोपीय क्षेत्र, यूरोप जो है वो क्षेत्रीय रूप से सर्वाधिक एकीकृत है। जैसे आप एकीकृत में आप यूरोपीय यूनियन को देख सकते हो। यूरोपीय यूनियन में लगभग 29 देश हैं, 29 है 30 है, आई थिंक 29 है दोस्तों, कंफर्म करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो 29 जो देश है वो क्या है? एक दूसरे के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ ट्रेड शेयर करते हैं, व्यापार करते हैं। उनकी एक यूरोपीय आयोग होता है, उनका एक यूरोपीय संसद होती है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यूरोप जो है क्षेत्रीय रूप से बहुत अधिक एकीकृत है, बहुत एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। वो सारे के सारे कैथोलिक या तो प्रोटेस्ट को मानने वाले होते हैं, कैथोलिक धर्म या प्रोटेस्टेंट को मानते हैं। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से प्रभावित हैं वो सभी लोग, और हायर एजुकेशन उनके पास है। तो हर एक चीज देखा जाए तो एकीकृत फॉर्म में है। और दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका सबसे कम एकीकृत है। यहाँ एशिया के अंदर ही भारत चाइना के बीच संघर्ष है, चाइना जापान के बीच संघर्ष है, भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष है, श्रीलंका और जो है कि मालदीव के बीच संघर्ष है,
बहुत सारे ऐसे डिस्प्यूट हैं जो एकीकृत नहीं होने दे रहे हैं। अफ्रीका में आप देखिए 55 देश हैं, लेकिन 55 के 55 देश पिछड़े हैं, बैकवर्ड हैं, और उनके सहयोग के लिए कोई बाहर से महाशक्ति तो नहीं आती है, बल्कि उनका शोषण करती है, और साथ ही साथ वो आपस में ही टकराते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि जो दक्षिण एशिया का क्षेत्र है, मध्य पूर्व उत्तरी अफ्रीका, ये एकीकृत नहीं है, बहुत ही कम यूनाइटेड है, जबकि यूरोपीय क्षेत्र सबसे अधिक यूनाइटेड है, एकीकृत होता है। अब बात करेंगे हम अगर महत्व की, कि हम क्यों बात कर रहे हैं, क्यों G20 के देशों ने बात की कि ठीक है हम एक जीवीसी का तैयार करेंगे। तो जीवीसी में भागीदारी अगर कर भी लेंगे, भारत अगर कर भी लेता पार्टिसिपेशन, तो उसमें फायदा क्या होगा? तो पहला फायदा होगा कि दोस्तों वैश्विक अर्थव्यवस्था में जब आपकी भागीदारी बढ़ती है तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है, यानी आर्थिक समृद्धि बढ़ती है। अब भारत की अगर भागीदारी ग्लोबल लेवल पर, ग्लोबल इकोनॉमी में होने लगे कि हाँ भारत कुछ ऐसे देशों, मतलब कुछ ऐसे संसाधनों का निर्यात करता है जो केवल और केवल भारत करेगा। जैसे सबसे अधिक सर्विसेज देते हैं हम लोग, सबसे अधिक हमारे यहाँ सर्विस सेक्टर डेवलप हो चुका है, हार्डवेयर वगैरह, सॉफ्टवेयर वगैरह, हर चीज़ की। तो अगर भारत इस चीज़ का सहयोग न करे ग्लोबल स्तर पे, तो आई थिंक बहुत सारे देशों की इकोनॉमी खराब हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए। तो ये चीज़ हो गई। देश मूल्य श्रृंखला के विशेष चरणों के लिए विशेष उद्योग स्थापित कर सकता है, स्पेशल इंडस्ट्रीज, एंड इकोनॉमी ऑफ स्केल को हासिल करने में मदद मिलेगी। यानी उत्पादन में वृद्धि तो करिए, लेकिन लागत में भी कमी लाइए। जो प्रोडक्शन हो रहा है उसकी जो है कि ग्रोथ तो बढ़ती रहनी चाहिए, लेकिन प्रोडक्शन की कॉस्ट कम होनी चाहिए, ताकि वस्तुएं जो है आम जनता तक सस्ती पहुंच सके। तो ये फायदा होता है। वहीं जीवीसी में टेक्नोलॉजी हस्तांतरण और नॉलेज शेयर करने के अवसर प्राप्त होते हैं। भारत के पास जो पारंपरिक ज्ञान होगा, जो औद्योगिक ज्ञान होगा, जो तकनीकी ज्ञान होगा, वो दूसरे देशों को देगा, और दूसरे देशों जैसे यूएसए हो गया, जर्मनी हो गया, रसिया हो गया, चाइना हो गया, ब्रिटेन हो गया, इजराइल हो गया, फ्रांस हो गया, इन देशों के पास जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी को भारत अडॉप्ट करेगा, और अडॉप्ट करने के साथ साथ भारत उसका प्रयोग करके इकोनॉमी लेवल पर जो है कि ग्रोथ अच्छी करेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये मेंस में अगर प्रश्न आ जाए कि जीवीसी में भागीदारी का क्या महत्व होगा, तो यही 5-6 पॉइंट है जो आपको डिटेल से लिख लेना है और कुछ नहीं करना है। वहीं जीवीसी आर्थिक प्रणालियों को सुव्यवस्थित करके समावेशी और संधारणीय समृद्धि को बढ़ावा दे सकते हैं। इट मीन्स कि एसडीजी के टारगेट्स को हम पूरा कर सकते हैं, और समन उपायों के मानकीकरण के साथ साथ पर्यावरणीय प्रभाव संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में वितरित रहते हैं। तो हम पूरी की पूरी ग्लोबल वैल्यू चेन में हम एनवायरनमेंट की इफेक्ट को कम करने का प्रयास करेंगे। इट मीन्स कि जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है उसको कम करने पर फोकस करेंगे, जो ग्रीन हाउस गैसों का इफेक्टिव हो रहा है उसको कम करने की प्रयास करेंगे, क्लाइमेट चेंज को रोकने का प्रयास करेंगे, ब्लैक होल जैसी घटनाओं को कम करने का प्रयास करेंगे। तो ये सारे इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे, इसीलिए जीवीसी में शामिल होना भारत के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। फिर आगे देखते हैं, जीवीसी में अगर भारत से संबंधित, मतलब भागीदारी से संबंधित जो चुनौतियां हैं और जोखिम है वो क्या क्या हो सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि एक ही पक्ष हम देखें कि सब बेहतर बेहतर है, बहुत अच्छा अच्छा है। जैसे होता है ना, शुरू में जब आपका रिलेशनशिप बनता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का बिफोर मैरिज, तो बहुत रोमांटिक होता है, बहुत सारी चीज़, बस तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो। आफ्टर मैरिज क्या होता है, धीरे धीरे ये चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाती हैं। तो ऐसा होता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि भारत केवल एक पक्ष देखे कि हाँ बहुत रोमांटिक है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, भारत बहुत ग्रो कर जाएगा, भारत पहले नंबर पे इकोनॉमी बन जाएगा। ये सब आइडियल विचार हैं। आपको रियलिस्टिक अप्रोच पे आना पड़ेगा कि भारत में इसके साथ साथ चुनौतियां भी तो बहुत हैं। क्या भारत इसका फायदा अच्छे से ले सकता है कि नहीं, या कोई भी और देश? तो क्या क्या चुनौतियां आएंगी? पहला है आर्थिक अंतराल। देशों के बीच आर्थिक अंतराल बढ़ने का जोखिम उत्पन्न हो सकता है। इसका कारण यह है कि जीवीसी भागीदारी से होने वाला लाभ सभी देशों के भीतर उनके मध्य समान रूप से वितरित नहीं हो पाता, क्योंकि G20 की अगर मैं बात करूं तो भले ये G20 है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें G7 के सभी सदस्य शामिल हैं। तो G7 के सदस्य नो डाउट G20 से ज़्यादा डेवलप है, ज़्यादा इकोनॉमी वाले हैं, ज़्यादा जो है कि ग्रोथ है उनके यहाँ। तो G7 वाले देशों को तो ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन G20 में ब्राज़ील, भारत, अफ्रीका ऐसे देशों को जो है कि कोई प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि अब ये G20 नहीं रह गया, अब ये G21 बन गया, क्योंकि अब इसमें अफ्रीका को भी शामिल कर लिया गया है। तो अब कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि क्या अफ्रीका में पूरा अफ्रीका शामिल हुआ महाद्वीप, या साउथ अफ्रीका शामिल हुआ, या अफ्रीकी यूनियन, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो ये G20 नहीं बल्कि G21 हो गया है। तो यहाँ पर आप देखो कि छोटे छोटे जो विकासशील देश हैं उनको प्रॉफिट नहीं हो पाएगा जितना विकसित देशों को होगा, क्योंकि विकासशील देश लंबे समय में स्वयं को कम मूल्य वर्धित यानी कि लो वैल्यू एडेड गतिविधियों तक ही सीमित रखने का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत बड़े लेवल का जो वैल्यू चेन है वो डेवलप नहीं हो पाएगा।
फिर बाह्य आघातों से जोखिम होगा। अब वो क्या होगा बाह्य आघातों का जोखिम, जैसे स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए अगर हम देखें तो जोखिम बढ़ सकता है, क्योंकि जो हमारा हथकरघा उद्योग है, जो लघु उद्योग है, जो कुटीर उद्योग है, जो स्पेशली एमएसएमई सेक्टर है, जो हमारा स्टार्टअप सेक्टर है अभी जो ग्रो कर रहा है, ठीक है, इंडिया अप, स्किल इंडिया, ये सब जो ग्रो कर रहे हैं इस पे जो है कि संकट आ सकता है। क्योंकि जब हम जीवीसी का प्रयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं हम मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ संघर्ष करना शुरू करेंगे, और मल्टीनेशनल कंपनीज के पास टेक्नोलॉजी अच्छी है, कैपिटल इट मीन्स की पूंजी अच्छी है, स्किल्ड लेबर अच्छे हैं, मैनेजमेंट अच्छा है, हर चीज अच्छी है, इसीलिए मल्टीनेशनल कंपनी दुनिया में छाई हुई है। चाहे वो एप्पल देख लीजिए, चाहे वो सैमसंग देख लीजिए, अमेजॉन देख लीजिए, फ्लिपकार्ट देख लीजिए, फेसबुक देख लीजिए, कोई भी प्रकार की आप कंपनी देखेंगे जो मल्टीनेशनल होगी वो पूरी दुनिया पे अपना कब्जा बनाए हुई है। और ऐसे में घरेलू अर्थव्यवस्था को संकट हो सकता है, स्थानीय अर्थव्यवस्था को संकट हो सकता है, और भारत में आपको पता होना चाहिए कि 40% जो भारत का टोटल निर्यात होता है प्रतिवर्ष, उसमें एमएसएमई का सबसे बड़ा रोल होता है। क्योंकि निर्यात सेक्टर में जो इकोनॉमिक सर्वे जो हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है कि 40% जो निर्यात हुआ है वो एमएसएमई सेक्टर से हुआ है। और अगर जीवीसी में भारत शामिल हो रहा है तो अगर उसने एमएसएमई के साथ संतुलन बना के नहीं रखा तो शायद ये 40% से कब 4% निर्यात पे शामिल हो जाए, कोई पता नहीं चलेगा। यानी बहुत सारे उद्योग क्या होंगे, नष्ट हो जाएंगे, बहुत सारे उद्योगों को खतरा पैदा होगा। तो इसके साथ हमें संतुलन बना के रखना होगा। ऐसा नहीं कि जीवीसी में हम जाए ना, शामिल हो, लेकिन सरकार को प्रॉपर ध्यान देना पड़ेगा, नीतियों पर ध्यान देना पड़ेगा ताकि घरेलू अर्थव्यवस्था यहाँ पे बाधित ना हो। अब जैसे मुद्रास्फीति लिंकेज भी हो जाएगा। मूल्य निर्धारण, जीवीसी मूल्य निर्धारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और मुद्रास्फीति के किसी देश से उसके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यापारिक भागीदारी तक फैलने की अत्यधिक संभावना होती है। क्योंकि मुद्रास्फीति इट मीन्स की इन्फ्लेशन अर्थात महंगाई जब भी होती है तो वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं भागीदारों को जो है कि परेशान करेगी। और जीवीसी भागीदारी के बीच अंतराल भी होगा, क्योंकि विकासशील और विकसित देशों की क्षमता के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि ग्लोबल क्या कहते हैं दोस्तों, ग्लोबल नॉर्थ जो होता है वो ज़्यादा डेवलप होता है, जबकि ग्लोबल जो साउथ है वो कम डेवलप है। इट मीन्स कि विकासशील देश और विकसित देशों के बीच टेक्नोलॉजी का अंतर है, कम और कैपिटल का अंतर है, अर्थात कि पैसों का अंतर है, मनी का, इकोनॉमिक साइज का अंतर है, ग्रोथ रेट का अंतर है, एजुकेशन का अंतर है, हेल्थ सिस्टम का अंतर है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जहाँ पर बहुत डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में जो विकासशील देश है वो और पीछे रह जाएंगे, और वैश्विक उत्पादन को आकर्षित करने के लिए देशों की क्षमता पर भी निर्भर करता है। भाई विकासशील देश में कौन व्यापार करना चाहेगा? हमारे भारत में आप देखिए, आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा लगातार इतना प्रयास किया जा रहा है, हमारी भारतीय जनता के द्वारा, भारतीय इंडस्ट्री सेक्टर के द्वारा, भारतीय सोसाइटी के द्वारा इतना प्रयास किया जा रहा है, तब जाके हम ग्लोबल के स्तर पे कुछ देशों के बीच अपनी पहचान को स्थापित कर पाए। आपको लगता है, कभी आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि अफ्रीका का कोई एक ऐसा देश जो बहुत चर्चा में रहता है, जो बहुत यूएसए के साथ मीटिंग करता हो, रसिया के साथ करता हो, चाइना के साथ करता हो, बड़े बड़े महाशक्तियों से मिलता हो? ऐसा नहीं होता है। कभी कदा एक आध बार सुनने में मिल गया 2-4 साल में। लेकिन हमारे मोदी जी को देखिए, हर दूसरे महीने जाते हैं और उतनी ही गर्मजोशी से स्वागत, उतना ही जो है कि तवज्जो भारत को मिलती है। तो ये प्रभाव है हमारे भारत सरकार का। लेकिन जो छोटे छोटे विकासशील देश हैं उनकी ओर जब व्यापार आकर्षित नहीं होगा तो वो कहीं ना कहीं निर्भर रह जाएंगे, केवल आश्रित रह जाएंगे आयात पे, निर्यात नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहाँ प्रोडक्शन नहीं होगा। तो ये उन देशों के लिए खतरा पैदा करेगा। वहीं एमएसएमई से संबंधित चुनौतियां भी यहाँ पे होंगी, जो मैंने अभी आपको बता दिया कि विशेष रूप से विकासशील देशों में एमएसएमई कई महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। हमारा भारत भी तो विकासशील देशों में ही आता है और हमारी एमएसएमई सेक्टर 40% का निर्यात करती है। इसे बहुत अधिक बाधा आने लगेगी, प्रॉब्लम आएंगी। और स्थानीय बाजारों में वैश्विक फर्मों का जब प्रवेश हो जाएगा, वैश्विक फर्म का मतलब एमएनसी का जब प्रवेश हो जाएगा, तो यहाँ पे प्रतिस्पर्धा बहुत हो जाएगी। भाई आज हम बर्गर खाने जाते हैं तो हमने कितनी बार जो है कि इंडियन बर्गर खाया है? किसी ठेले पर आपने बर्गर खाया है? ईमानदारी से बताइएगा। हो सकता है आपने 1-2 बार खाया हो, लेकिन अगर मैं कहूँ आपको यहीं पे मैकडी दिख जाए, एमसीडी नहीं लिखा, ये मैकडी है शॉर्ट में, और वहीं बगल में एक ठेले वाला व्यक्ति हो, हालांकि ठेले वाले का बर्गर बहुत अच्छा है और उसका बर्गर 20 रुपए का है, लेकिन फिर भी आप मैकडी में जाओगे 45 रुपीज़ का बर्गर खा के आओगे, चाहे उसकी क्वालिटी कैसी भी हो। तो इससे क्या हुआ, जो ठेले वाला व्यक्ति था, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था का व्यक्ति था, उसे मल्टीनेशनल कंपनी से कंपटीशन करना पड़ा कि नहीं? हम लेग पीस खाने जाते हैं, जो
नॉन वेजिटेरियन होते हैं, जो नॉनवेज खाते हैं, वो चिली लेग पीस खाने जाते हैं, या लॉलीपॉप कह दीजिए जो चिकन लेग पीस होती है। आप बताइए, आप केएफसी को सबसे पहले प्रेफर करोगे या ठेले पर बनाने वाले व्यक्ति से? बगल में अगर केएफसी है तो आप कहोगे यार पैसा चलो ज़्यादा ही लग जाएगा, हम केएफसी में जाएंगे। और केएफसी क्या है? मल्टीनेशनल कंपनीज है। डोमिनोज के पिज्जे को देख लीजिए। तो ये वो लोकल एग्जांपल दे रहा हूं मैं जो आप डेली यूज में करते हो। आप कॉफी पीने की बात करते हो, सीसीडी की कॉफी पियोगे, स्टारबक्स की कॉफी पियोगे, और यहाँ ठेले पर बेचने वाले कॉफी का क्या हाल होगा? तो मल्टीनेशनल कंपनी के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी। तो ऐसे में जो हमारे नए नए स्टार्टअप हो रहे हैं, जैसे एमबीए चाय वाला, ठीक है, ये भी क्या है? एक स्टार्टअप ही तो है दोस्तों। हालांकि इसने अब मल्टीनेशनल कंपनी बनने का दायरा शुरू कर दिया है। इसके फॉरेन में भी बहुत सारे आउटलेट है, जो हमारे लिए अच्छी बात है कि चलो हमारा एक इंडियन एंटरप्रेन्योर्स व्यक्ति, स्टार्टअप करने वाला व्यक्ति अब मल्टीनेशनल कंपनी के साथ कॉम्पीट कर रहा है। लेकिन और जो चाय वाले, छोटे छोटे टपरी वाले, उनका क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में एमएसएमई सेक्टर को बहुत बड़ी चुनौती मिलेगी, जो मैंने आपको डिटेल से समझाया। इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जीवीसी में भागीदारी के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए। फिर इसमें जब इतनी चैलेंजेस हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, तो कहीं ना कहीं इसको सही भी करना पड़ेगा, कुछ रणनीतियां अपनानी पड़ेंगी। जैसे पहले तो विश्वास का निर्माण करो, यानी मजबूत और अनुकूल योग्य वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, यानी कि जीवीसी की कुंजी होती है। और गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचा व्यापारिक साझेदारी के बीच इस भरोसे को बढ़ावा देता है, उपभोक्ता की मांगों को पूरा करता है और निजी क्षेत्र के सहयोग को सुविधाजनक बताता है। तो ये चीज़ें अच्छी रहेंगी अगर आप कस्टमर की मांग को पूरा कर पा रहे हो, भरोसे बढ़ा रहे हो, और प्राइवेट सेक्टर को भी जो है कि सहयोग कर रहे हो। जैसे गुणवत्तापूर्ण भौतिक और डिजिटल लॉजिस्टिक्स अवसंरचना को सुनिश्चित करने के लिए लॉजिस्टिक क्षेत्र की घरेलू निगरानी को बढ़ाया जाना चाहिए। वहीं अंतर संचालनीयता को प्रोत्साहित करना, जैसे मानक हो गए, प्रोटोकॉल हो गए, इनकी अंतर संचालनीयता के लिए आवश्यक है कि आपूर्ति श्रृंखला को ठीक से संचालित करने की अनुमति दी जाए, जिसमें सुरक्षा, गुणवत्ता और क्षमता को सर्वोच्च माना जाए। सुभेद्यता की पहचान करना, यानी जो वल्नरेबल कंडीशन है, संवेदनशील कंडीशन है, सुभेद्य कंडीशन है, उसकी पहचान करो। जीवीसी के भीतर छिपी सुभेद्यताओं की पहचान करो और बाह्य आघातों के प्रभाव को कम करने के लिए लोचशील रणनीतियां विकसित करो। लोचशील का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, जो आवश्यकता पड़ने पर हम उसे तुरंत चेंज भी कर सके, उसमें मॉडिफिकेशन कर सके, उसमें एडिटिंग कर सकें। अब बाह्य आघात और छिपी हुई सुभेद्यता क्या है? जीवीसी में अभी मैंने एमएसएमई का एग्जाम्पल बताया आपको, विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था बताई जो निर्भर रह जाएंगे आयात करने के लिए, निर्यात कर ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे में इन सभी सुभेद्यताओं को पहचान करनी होगी और इन पर भी हमें काम करना होगा, ताकि विकासशील देश भी विकसित देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें। स्पष्ट कानूनी फ्रेमवर्क, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ऐसे कानूनी फ्रेमवर्क बनने चाहिए। ध्यान देना, ये सारी बातें मैं G20 के पर्सपेक्टिव में कर रहा हूँ। ऐसा ना हो कि भूल जाए आप G20 के पर्सपेक्टिव में होगी, क्योंकि G20 विश्व के 20 महत्वपूर्ण देश जिनकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, और अगर ये बाकी विकासशील देशों के साथ जीवीसी की बात करेंगे तो उन विकासशील देशों के साथ इन्हें व्यवहार अच्छा करना पड़ेगा, अच्छी नीतियां बनानी पड़ेंगी, तभी वो आपके साथ आ पाएंगे। और निवेश को बढ़ावा देना, क्योंकि सस्टेनेबल और संधारणीय जीवीसी के लिए निवेश की आवश्यकता होगी, ताकि विकासशील देशों में भी निवेश बढ़ सके। और वैश्विक व्यापार में एमएसएमई को एकीकृत करना, विकासशील देशों में एमएसएमई मूल्य श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने इंडिया बता दिया, और ऐसे और भी देश हैं जो छोटे छोटे स्टार्टअप, छोटे छोटे लघु उद्योग, कुटीर उद्योगों के आधार पर ही अपनी अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं। अक्सर उनके पास लक्षित बाजारों के लिए सभी प्रासंगिक जानकारी एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने के लिए आवश्यक संसाधनों की कमी होती है। तो ऐसे में वैश्विक व्यापार में एमएसएमई की भूमिका को बढ़ाने के लिए जितने भी देश इसमें शामिल होंगे जीवीसी में, उन सभी देशों की एमएसएमई सेक्टर की डिटेल एनालिसिस करो, उनका रिसर्च करो, और फिर उनको जानकारी दो कि हाँ आपका एमएसएमई सेक्टर अच्छा चल रहा है और आप मार्केट के अकॉर्डिंग, यानी कि ग्लोबल इकोनॉमी के अकॉर्डिंग आप आगे बढ़िए, इन सब चीज़ों का प्रोडक्शन ज़्यादा करिए। तो उनको जानकारी होनी चाहिए, तभी वो एमएसएमई अपने सेक्टर को अपडेट कर सकेगा, इनोवेटिव कर सकेगा, टेक्नोलॉजी उसे मिल पाएगी, कैपिटल अर्थात की कैश पूंजी मिल पाएगी उसे। ये सभी चीज़ें जब मिलेंगी तब जाके वो अपने आप को जीवीसी के साथ कॉम्पीट कर पाएंगे, मल्टीनेशनल कंपनी के साथ कम्पीट कर पाएंगे और फिर अपने आप को स्टेबल कर पाएंगे। तो ये सभी चीज़ें जरूरी हैं। तो ये तो था कल का एक टॉपिक जो बच गया था इंटरनेशनल रिलेशन का, लेकिन अब हम संक्षिप्त सुर्खियां पढ़ेंगे जो 3 से 4 हैं और जल्दी खत्म कर देंगे। G20 देशों के डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियों की बैठक से संबंधित आउटकम दस्तावेज, यानी G20 देशों की जो डिजिटल अर्थव्यवस्था को लेकर जो
मंत्रियों की बैठक हुई तो उसमें क्या क्या रिजल्ट निकला। पहला कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, डीपीआई। इसके विकास, उपयोग और गवर्नेंस के लिए एक स्वैच्छिक व सुझाया गया एक फ्रेमवर्क था कि चलो ठीक है, हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें। इसमें क्या होता है कि डिजिटल बिल्डिंग ब्लॉक्स के एक सेट होते हैं, जैसे एप्लीकेशन, सिस्टम्स, प्लेटफॉर्म, ये सब इंटर ऑपरेबल ओपन स्टैंडर्ड या स्पेसिफिकेशन द्वारा संचालित होते हैं। और डीपीआई के सामूहिक रूप को इंडिया के अंतर्गत इंडिया स्टैक कहा जाता है। हालांकि अदर देश में, अदर कंट्रीज में अलग अलग नाम से कहा जाता होगा, तो इसको इंडिया स्टैक कहा जाता है। वहीं डिजिटल अर्थव्यवस्था में सुरक्षा की बात करेंगे तो जैसे रक्षा, सुरक्षा, लचीलापन, विश्वास को बढ़ावा देने में व्यवसायों की सहायता करने के लिए G20 उच्च स्तरीय सिद्धांत का यहाँ पर पालन किया जाना चाहिए। जैसे बच्चों और युवाओं को साइबर शिक्षा दीजिए, साइबर जागरूकता बढ़ाइए, ताकि जो साइबर अपराध हो रहे हैं इसमें हम सुरक्षा पैदा कर सकें। तभी तो हम अर्थव्यवस्था को डिजिटली रूप से सेव कर सकेंगे। अक्सर ऐसा होता होगा दोस्तों, आपके फ़ोन पे भी कभी कभी कुछ ऐसे लिंक आ जाते होंगे, गूगल पे, पेटीएम पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, आपकी आईडीज़ पे ऐसे लिंक आते होंगे कि यहाँ पे क्लिक करो और आपको 40% की छूट, 80% की छूट। और स्कैमर इसी तरीके से आपकी बैंक डिटेल उड़ा लेते हैं और आपका पैसा चला जाता है। तो डिजिटल लेवल पर आपकी अर्थव्यवस्था को अगर सुरक्षित रखना है तो लोगों को साइबर अटैक के बारे में बताना होगा, साइबर एजुकेशन देनी होगी, साइबर जागरूकता देनी होगी, जिससे निजता का अधिकार और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा हो सके। वहीं डिजिटल स्किलिंग, अब स्किलिंग का मतलब क्या हो गया भाई, स्किल को डेवलप करना है तो स्किलिंग को डिजिटल अप स्किलिंग करिए। री स्किलिंग कार्यक्रम को डिजाइन करने एवं पेश करने के लिए G20 टूल किट का प्रयोग करो। अर्थात जो लोग स्किल्ड नहीं है डिजिटल तौर पे, उन्हें जो है कि डिजिटल एजुकेशन दीजिए, डिजिटल रूप से शिक्षा दीजिए, और जो ऑलरेडी हो चुके हैं उनको रिसाइकिल करिए, दोबारा जो है कि उनमें इनोवेट करिए। और डिजिटल कौशलों की सीमा पारी तुलना की सुविधा के लिए G20 रोड मैप भी होना चाहिए। अर्थात एक देश अपने यहाँ डिजिटल तौर पे लोगों को स्किल कर रहा है तो उसका कंपैरिजन कर सके दूसरे देश से कि क्या दूसरे देश की सापेक्ष या दूसरे देश की तुलना में हम कितना आगे बढ़ पाए, हम कितना अपने आप को स्किल्ड कर पाए डिजिटली रूप से, तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे। और दूसरा एक टॉपिक आता है आपका B20, जो कई बार प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। बिजनेस 20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका शीर्षक था रेज, RAISE, अर्थात रेस्पॉन्सिबल, एक्सेलरेट, इनोवेटिव, सस्टेनेबल, इक्विटेबल बिजनेस। अर्थात कि उत्तरदायित्व होना चाहिए, त्वरित होना चाहिए, नवोन्मेषी होना चाहिए, संधारणी। तो इसके बाद आप देखोगे इसकी जो स्थापना थी ना दोस्तों B20 की, ये 2010 में वैश्विक व्यापार समुदाय के साथ आधिकारिक G20 संवाद मंच के रूप में की गई थी। अर्थात G20 के संवाद मंच के रूप में की गई थी कि हम वैश्विक स्तर पे जो व्यापारिक कम्युनिटी है उससे हम बात कर सकेंगे। अब व्यापारिक कम्युनिटी कौन है, जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज के होल्डर्स हैं या देशों में कंपनियां हैं, इनके बारे में बात हो रही थी। और यह दुनिया भर से नीति निर्माताओं, व्यापारिक दिग्गजों, अब जैसे जेफ बेजोस हो गए अमेजन के, मार्क जकरबर्ग हो गए, एलन मस्क हो गए, ऐसे से जो मुकेश अंबानी हो गए, रतन टाटा हो गए, तो जो व्यापारिक दिग्गज हैं और विशेषज्ञों को B20 इंडिया कम्युनिकेशन पर विचार विमर्श व चर्चा करने के लिए आमंत्रित करता है। तो इस बार 2023 में जो मीटिंग्स हुई थी, इसमें जो इस बार थीम थी, मतलब जो सिफारिशें थी, तो वैश्विक आर्थिक सुधार की बात की गई कि ग्लोबल पब्लिक गुड्स के लिए वित्त उपलब्ध करवाने और SDG के वित्त पोषण अंतराल को समाप्त करने, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए जो वित्त पोषण करने की बात थी, उस अंतराल को समाप्त करने के लिए ग्लोबल एक्सेलरेशन फंड यानी ग्लोबल SDG एक्सेलरेशन फंड GSAF का गठन करना चाहिए। और GSAF वैश्विक बहुदाता कोष के रूप में प्रस्तावित है, जिसमें कौन पैसा देगा, जो G20 के सदस्य देश हैं, जितने भी सदस्य देश हैं उसमें भारत भी शामिल है। ये सभी अपनी अपनी GDP के हिसाब से शेष 10 बड़े देश एक निश्चित पूंजी का आवंटन और योगदान करेंगे। समझ में आ गया। तो G20 के जो सदस्य देश हैं वो अपनी GDP के हिसाब से, और शेष जो 10 बड़े देश होंगे वो एक निश्चित पूंजी का आवंटन करेंगे। उनके लिए GDP जरूरी नहीं है। अब जैसे मान लो G20 में इंडिया 12वें नंबर पे है ग्रोथ के रूप में, GDP के रूप में, तो वो क्या करेगा, अपनी GDP के आधार पे अपना आवंटन दे देगा एक निश्चित प्रतिशत। अगर मैं बात करूं USA की, ठीक है, या जर्मनी की, तो ये सभी तो आप देखोगे कि G20 में टॉप 10 के अंतर्गत आते हैं। तो इनको एक निश्चित पूंजी का आवंटन करना होगा, जिससे क्या होगा, ग्लोबल SDG एक्सेलरेशन फंड का गठन किया जा सके। वहीं GVC की बात करें कि वैश्विक व्यापार और निवेश के लिए समावेशी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला डेवलप करनी होगी। इसका मतलब हरित, संधारणी, चक्रीय व्यवसाय मॉडल की ओर FDI प्रवाह को सुगम बनाया जाए।
कि इस तरीके से सर्कुलर इकोनॉमी और ग्रीन इकोनॉमी की ओर हमें आगे बढ़ना होगा। ग्रीन इकोनॉमी, सस्टेन इकोनॉमी, सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ हम एफडीआई को प्रवाहित करें, यानी एफडीआई सबसे अधिक इस सेक्टर में आए। अब प्रतिस्पर्धा लाभ के लिए अनुकूल अवसरों की भी पहचान हमें करनी पड़ेगी। साथ ही साथ प्रौद्योगिकी की बात करेंगे तो प्रौद्योगिकी, नवाचार और अनुसंधान एवं विकास, तो सीमा पार सहयोग के लिए एक मंच के रूप में वर्चुअल डिजिटल लैब और लाइब्रेरी की स्थापना करिए, ताकि हर देश अपने अपने यहाँ एक वर्चुअल लैब और लाइब्रेरी के माध्यम से दूसरे देश जो कि सीमा पार देश हैं उनसे सहयोग ले सके डिजिटल फॉर्म में। और साथ ही साथ सार्वभौमिक श्रम सूचना प्रबंधन प्रणाली विकसित करनी चाहिए, जिससे यह रोजगार के रुझान, नौकरी संबंधी रिक्तियों आदि पर केंद्रीकृत डेटा प्रदान करेगी और ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और संसाधन क्षमता पर सामंजस्यपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजार को विकसित करना चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं कार्बन क्रेडिट या कार्बन डेबिट। इट मीन्स कि कार्बन ट्रेडिंग करना, कार्बन का बाजार करना, ये चीजें। अब हम अगला टॉपिक देखेंगे यहाँ पे पनामा नहर। तो पहले आपको ज्योग्राफिकल लोकेशन दिखा दूं। ये यहाँ पे देखिए पनामा कनाल लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये आपका साउथ ऑफ अमेरिका का पार्ट हो गया और ये आपका नॉर्थ अमेरिका। तो यहाँ पे देखिए पनामा कनाल है यहाँ पर। इससे क्या होगा, अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन के बीच की दूरी जो पहले हम लोग यहाँ से क्रॉस करके जाते थे, अब वो पूरी की पूरी दूरी बच गई, लगभग 20,900 किलोमीटर। ये डायरेक्टली क्या होता है, यहाँ से यहाँ आ जाते हैं, डायरेक्ट अटलांटिक से पैसिफिक में आ जाते हैं। और इधर जो यूरोपीय देश होते हैं, यहाँ से हमारा व्यापार अमेरिका वगैरह के बीच में सस्ता पड़ जाता है। तो ये पनामा नहर की फायदा है। तो ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि सूखे से ये प्रभावित हो रही है, क्योंकि अब इस नहर में पानी जो है कि नहीं रह गया, या यूँ कहें कि बहुत कम होता जा रहा है धीरे धीरे पानी, और ऐसे में नौ परिवहन बाधित हो रहा है। जो जलयान मार्ग है, जो बड़े बड़े कंटेनर्स लेके जाते हैं, वो बाधित हो रहे हैं। मानव निर्मित ये जलमार्ग है, क्योंकि इसको ह्यूमन मेड बनाया गया था, ये कोई नेचुरल नहीं था। क्यों बनाया गया, क्योंकि जब भी ये जो व्यापार होता था अमेरिका का यूरोप से, तो ये बहुत लंबा ट्रेड होता था। इसको घटाने के लिए इन्होंने यहीं पर एक मैनमेड जो है कि जलमार्ग बना दिया, जो अटलांटिक और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ता है। और ये प्रीलिम्स में भी कई बार पूछा गया है कि पनामा नहर किन दो महासागरों को आपस में जोड़ती है, तो इसलिए इसे याद रखना। और इस नहर का प्रयोग लगभग 170 देशों के लगभग 2000 बंदरगाहों के लिए संपर्क मार्ग उपलब्ध कराती है। ये उत्तर और दक्षिण अमेरिका को आपस में जोड़ने वाला एक स्थल डमरू मध्य यानी कि स्थमस है, क्योंकि ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, इन दोनों महाद्वीपों को यहाँ पर जोड़ा जाता है। जो स्थमस होते हैं यानी स्थल डमरू मध्य होते हैं, वो दो बड़े भूभागों को आपस में जोड़ती हैं और स्वेज नहर का निर्माण स्वेज जल डमरू मध्य यानी स्थल डमरू मध्य के रूप में करते हैं। और इसके विपरीत जब दो बड़े जल निकायों को आपस में जोड़ने वाले संकीर्ण जलमार्ग को हम स्ट्रेट कहते हैं, जैसे भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने के लिए जिब्राल्टर की जो जल संधि पढ़ते हो ना, जैसे अक्सर पढ़ते हैं कि की ऑफ भूमध्य सागर, अर्थात कि भूमध्य सागर की चाबी किसे कहते हैं, जिब्राल्टर संधि। क्योंकि जिब्राल्टर जल संधि से जब आप अंदर प्रवेश करते हो तभी जाके आप भूमध्य सागर में एंट्री करते हो, अदरवाइज आप अटलांटिक ओशन में ही रह जाते हो। तो ग्लोबल लेवल पर इसकी फायदे क्या हैं, जल डमरू मध्य और स्थल मंडल, क्योंकि महत्वपूर्ण व्यापार लिंक प्रदान करते हैं। जैसे 12% सुएज नहर से होकर वैश्विक बाजार होता है पूरा का पूरा, जो मिस्र के पास है अफ्रीका महाद्वीप में। और साथ ही साथ वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ड्राई बल्क कंटेनर आदि के आवागमन में, और सामरिक महत्व भी इनका होता है। अब अगले टॉपिक को देखते हैं, सुलीना चैनल। तो सुलीना चैनल क्या है, ये डेन्यूब नदी की एक सहायक नदी है दोस्तों। यूक्रेन के प्रमुख बंदरगाहों को काला सागर से जोड़ती है। जो यूक्रेन देश था, जो अभी रसिया और यूक्रेन के बीच में वॉर हो रहा था, तो यहाँ पे एक समझौता था, काला सागर अनाज समझौता, जिससे रसिया पीछे हट गया है। और ऐसे में यूक्रेन को कोई भी एक बंदरगाह नहीं मिल पा रहा है जहाँ से वो अपना अनाज का व्यापार कर पाए। तो ऐसी स्थिति में जो यूरोपीय यूनियन है या नाटो संगठन के देश हैं, इन्होंने यूक्रेन को आगे बढ़ के मदद करने के लिए कदम उठाया, जिसमें डेन्यूब नदी की एक सहायक नदी है और ये यूक्रेन के प्रमुख बंदरगाहों को काला सागर से जोड़ती है, जिसमें चिलिया, सुलीना, सेंट जॉर्ज डेन्यूब डेल्टा के प्रमुख चैनल हैं। और जिसके अंतर्गत ये पूरी तरीके से जो सुलीना चैनल है, ये पूरा का पूरा रोमानिया के अंतर्गत आता है और रोमानिया नाटो का एक सदस्य है। तो ध्यान दीजिएगा, जब रोमानिया अगर इसे सहयोग कर रहा है तो कहने का मतलब क्या हो गया, नाटो ने अपनी भूमिका निभाई। और रूस द्वारा काला सागर अनाज समझौते से हटने के बाद डेन्यूब डेल्टा ने यूक्रेन को एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान किया कि कोई बात नहीं, रसिया रास्ता नहीं दे रहा तो आप हमारे यहाँ से व्यापार कर लो, हमारे चैनल का यूज कर लो, हमारे जल डमरू मध्य का प्रयोग कर लो। तो यहाँ से जो प्रीलिम्स में प्रश्न बन सकता है, तो एक तो ये प्रश्न बन सकता है कि सुलीना चैनल
निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में आता है, ये बता सकते हैं। या फिर यह भी पूछ सकता है कि किस देश के अंतर्गत आता है, तो रोमानिया के अंतर्गत आता है। अगला पूछा जा सकता है आपसे प्रीलिम्स का पेपर कि काला सागर अनाज, ध्यान देना मैं जो प्रश्न बता रहा हूं ये पूछे जा सकते हैं दोस्तों। काला सागर अनाज समझौता निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य था, तो रूस के बीच में था और यूक्रेन के बीच में था। तो रूस इससे बाहर हो गया तो यूक्रेन ऑटोमेटिक अकेला पड़ जाएगा। तो ये चीज थी। अब अगला टॉपिक है हमारा द स्पिरिट ऑफ कैंप डेविड। यूएसए, जापान, दक्षिण कोरिया, ये 3 देशों ने मिलकर द स्पिरिट ऑफ कैंप डेविड शीर्षक से एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है, जिसमें साउथ कोरिया, जापान और यूएसए चीन की बढ़ती शक्ति और उत्तर कोरिया से परमाणु खतरों के सामने एकता प्रदर्शित करने के लिए इन्होंने द स्पिरिट ऑफ कैंप डेविड नाम से एक वक्तव्य जारी किया कि अगर उत्तर कोरिया या चीन के द्वारा कोई भी हरकत की जाती है जापान के ऊपर या यूएसए के ऊपर या दक्षिण कोरिया के ऊपर, तो हम तीनों लोग एकजुट होकर विपक्षी या उस शत्रु देश के खिलाफ निपटेंगे। तो एकजुट हो जाएंगे ये लोग। और इसमें कुछ मुख्य बिंदुओं पर बात की गई कि संकट के समय तुरंत परामर्श दिया जाएगा, वार्षिक बहुपक्षीय त्रिपक्षीय अभ्यास किया जाएगा, मतलब वार्षिक स्तर पे हम त्रिपक्षीय अभ्यास भी आयोजित करेंगे और लोचशील समावेशी आपूर्ति श्रृंखला यानी कि राइज के लिए साझेदारी बनाएंगे और प्रतिवर्ष त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन यानी हर साल एक तो त्रिपक्षीय अभ्यास मिलिट्री अभ्यास भी करेंगे ये लोग और साथ ही साथ इसका जो है कि शिखर बैठक भी की जाएगी प्रतिवर्ष। और हम आगे चलते हैं ईरान पर। तो ईरान में तख्ता पलट के टोटल 70 साल हो चुके हैं दोस्तों। तो इसके बारे में बात हो रही है कि 1953 में अमेरिका द्वारा प्रायोजित की गई थी तख्ता पलट के लिए ईरान के तत्कालीन प्रधानमंत्री को अपदस्थ कर दिया गया, जिसके पीछे अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ था। सोवियत संघ की ओर ईरान के झुकाव और कच्चे तल के ईरानी स्रोत से वंचित हो जाने की वजह से अमेरिकी आशंकाओं ने ऐसा किया। मतलब एक तो अमेरिका और ईरान के बीच में जो तेल का व्यापार होता था वो टूट चुका था और ईरान सोवियत संघ की तरफ बढ़ रहा था, यानी उस समय कोल्ड वार की स्थिति थी। वो रसिया से अपने संबंध को ज़्यादा बढ़ा रहा था और यूएसए से दूर हो रहा था। तो ऐसी स्थिति में उसने क्या किया, अपने सूत्रों के द्वारा अपनी सहयोगियों के द्वारा तख्ता पलट करा दिया उसमें कि ये जो शासक बैठ रहा है ये रसिया की ओर ज़्यादा जा रहा है, अमेरिका की ओर नहीं, तो क्यों ना हम शासक को ही हटवा दें। तो ये बात थी। और देश के प्रमुख शिया जो धर्मगुरु थे इन्होंने तख्ता पलट का समर्थन किया और उसके बाद शाह मोहम्मद रजा पहलवी ये सत्तारूढ़ हो गया। हालांकि इस तख्ता पलट ने 1979 की इस्लामिक क्रांति को भी प्रेरित किया और उसके बाद आयतुल्लाह खुमैनी साहब वहाँ के धर्मतंत्र की स्थापना करके शासक बनते हैं और जिनका अब भी देश पर शासन है। तो ये चीज़ आपको समझनी थी, बस और कुछ नहीं था, इसमें कुछ खास नहीं था। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था आज हम लोगों ने डिस्कस किया जीवीसी, साथ ही साथ पनामा नहर के बारे में एक आध क्वेश्चन बन सकता है और जो यूक्रेन के लिए जो सोलिना चैनल है। तो ऐसे ऐसे प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि लोकेशन से हर साल यूपीएससी 3 से 4 प्रश्न पूछ रही है, कोई भी एक छोटी छोटी लोकेशन उठा के दे देगी, तो आपको हर लोकेशन के बारे में डिटेल से पता होना चाहिए। हालांकि इसके लिए मैं आपको मैपिंग का अब एक सेक्शन शुरू करने वाला हूं, जिसमें मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको मैपिंग कराऊंगा ताकि आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इकोनॉमिक्स की हमारी क्लास रहेगी नेक्स्ट। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, और हमारी फैमिली का एक हिस्सा बन सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं।